Hi guys, welcome to my channel Sachin's Destination Classes. In today's class, I am going to teach you class 9 science chapter 1 and the name of the chapter is matter in our surrounding. First of all, we need to understand what is matter. Matter hota kya hai? See, everything in this universe which is made up of a material is termed as matter. कोई भी चीज अगर आप इस यूनिवर्स में देखोगे जो कि देखो कोई भी चीज अगर आप इस यूनिवर्स में देखो वो एक मटेरियल की बनी हुई है, किसी ना किसी चीज से बनी हुई है, उसको मैटर कहा जाता है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल टर्म्ड एज मैटर. यू कैन सी दैट एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल. हर एक चीज इस यूनिवर्स में मटेरियल की बनी हुई है. विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर, जिसको साइंटिस्ट ने क्या कहा? मैटर. फॉर एग्जाम्पल, एयर वी ब्रीथ, जो हवा, जिस हवा में हम सांस लेते हैं. द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो भी एक मैटर है. स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल्स ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर. ये सारी की सारी चीजें क्या है? एक मैटर है. ये सारी की सारी चीजें क्या है? एक मैटर है. ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है. अब देखो इन सभी चीजों में कॉमन क्या है. अगर आप यहाँ से कॉमन कैरेक्टरिस्टिक सभी चीजों में देखो, ये सारी की सारी चीजें जो है ये एक स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और सभी का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है. यू कैन सी दैट all the thing mentioned above occupy space and have mass. ये सारी की सारी जो चीजें है, चाहे वो एयर है, चाहे फूड है, चाहे क्लाउड है, चाहे स्टार है, चाहे स्टोन है, कुछ भी आप ले लो, वो एक स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड हैव मास. उसका कुछ ना कुछ मास, चाहे नेग्लिजिबल मास होगा लेकिन मास होगा. इन अदर वर्ड्स, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज मैटर. कोई भी चीज अगर हम अपने यूनिवर्स में देखें, कुछ भी, पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में आप कोई भी चीज देखोगे वो एक मैटर है. क्यों? क्योंकि वो मटेरियल की बनी हुई है. दूसरा, उसका एक स्पेस है, वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है एंड हैज सम वॉल्यूम. तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज सम वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर. इट इज क्लियर? ठीक है. यानी किसी भी चीज में एक मास होता है. कोई देखो, कोई अभी तक आपको क्या समझ में आया कि कोई भी चीज अगर हम अपने यूनिवर्स में देखें तो उसमें क्या होता है? एक मास होता है. उसका एक मास होता है, उसका एक वॉल्यूम होता है. समझ में आ रही है बात? ठीक है. अब इसकी शुरुआत कहां से हुई? तो सबसे पहले हम देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन फिलोसोफर्स की. इन द एंशियंट टाइम इंडियन फिलोसोफर्स का क्या कहना था? व्हाट दे थिंक ऑफ मैटर, कि मैटर है क्या? उनका कहना यह था कि मैटर जो है वो 5 तत्वों से बना हुआ है. मैटर जो है 5 तत्वों से बना हुआ. 5 तत्व कौन से होते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. You can see that early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. और वो बेसिक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? 5 तत्व. और 5 तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. इसके बाद थोड़ा सा अगर हम आगे चलते हैं, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट्स. तो इंडियन फिलोसोफर्स का क्या कहना था कि कोई भी चीज आप ले लो, चाहे वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है, वो इन 5 तत्वों से बनी हुई है. इसके बाद बारी आती है एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स की. व्हाट दे सेड, had arrived at a similar classification of matter. उनका भी यही कहना था. They also arrived at similar classification of matter. Now come to the modern day scientist. Modern day scientist ने मैटर को क्लासिफाई किया है 2 बेसिस पर, एक फिजिकल बेसिस पर, एक केमिकल बेसिस पर. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि फिजिकल बेसिस में कैसे मैटर को क्लासिफाई किया गया है, और लेटर ऑन जो सब्सिक्वेंट चैप्टर्स है वहां पढ़ेंगे कि केमिकल बेसिस में कैसे इसको क्लासिफाई किया गया. Modern day scientists have evolved 2 types of classification of matter based on their physical properties and the chemical nature. In this chapter, we shall learn about matter based on its physical properties, and chemical aspects of matter will be taken in the subsequent chapters. यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है. अब इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्टिविटी पर आते हैं. दिस इज योर एक्टिविटी 1.1. अब इस एक्टिविटी में क्या कहा गया है? टेक अ 100 ml बीकर. तो देखो आपने इस तरह से एक 100 ml बीकर ले लिया, लाइक दिस. इस तरह से आपने एक 100 ml बीकर ले लिया. ठीक है. फिर आपको क्या कहा जा रहा है? फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. आपने आधा बीकर जो है उसको पानी से भर दिया और उसमें एक काइंड ऑफ एक मार्कर का यूज करके आपने वाटर के लेवल को मार्क कर दिया. फिर आपने क्या किया? डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड.
और उसमें आपने कुछ नमक या कुछ आप चीनी डाल दो। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, तो आप देखो क्या क्या वाटर का लेवल जो आपने मार्कर से मार्क किया था क्या वो बढ़ा? आप ये देखोगे कि वाटर का लेवल जो जितना पहले था अभी भी उतना ही है। अब आप ये सोचोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, हमने तो उसमें शुगर डाला है या सॉल्ट डाला है तो उससे वाटर का लेवल बढ़ना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होता है। वाटर क्या होता है? लिक्विड होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो जैसे आपने उसमें कुछ सॉल्ट या शुगर को डाला तो वो जो शुगर पार्टिकल्स थे या सॉल्ट पार्टिकल्स है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जाके क्या हो गया? इंटरमिक्स हो गए। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। समझ में आ रहा है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे जाके और डिटेल में हम पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को। अभी सिर्फ आप इतना समझो कि लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। आपने शुगर पार्टिकल्स को डाला और स्पेस के बीच में, जैसे आप मेरे फिंगर्स को देखो, ये स्पेस है, ये स्पेस है। तो आपने कुछ पार्टिकल्स को डाला जिसमें ये स्पेस है वो पार्टिकल जो है स्पेस के बीच में जाके इंटरमिक्स हो गया। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। और यहाँ से क्या समझ में आता है कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। यहाँ से एक चीज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो हमें समझ में आता है वो क्या है कि मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो, व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द सॉल्ट? वेयर डज इट अपीयर? डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज? In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. तो पहले आपको ये चीज समझना होगा कि मैटर जो है पार्टिकल्स के बने होते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। तो जब आपने शुगर या सॉल्ट पार्टिकल्स को डाला वो स्पेस के बीच में इंटरमिक्स हो गया। What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. आप देख सकते हो इस फिगर में आपको यही दिखाया गया है। You can see that आपने एक बीकर लिया जिसमें आपने हाफ बीकर को वाटर से फिल्ड कर दिया और यहाँ आपने इसको मार्क कर दिया लाइक दिस। फिर आपने इसमें सॉल्ट या शुगर को डाल के इसको स्टीर कर दिया। राइट, इसको स्टीर कर दिया। आपने जब देखा कि क्या वाटर का लेवल रेज हुआ तो आपने देखा कि वाटर का लेवल रेज नहीं हुआ, या आप ये देखोगे कि वाटर का लेवल रेज नहीं हुआ। राइट, when we dissolve salt in water the particles of salt get into the spaces between particles of water. What does it show? It shows matter is made up of particles, कि मैटर किस चीज का बना होता है? पार्टिकल्स का बना होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में। अभी तक आपने ये प्रूव कर दिया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यहां तक आपको चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आता है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में, कि आपको ये तो समझ में आ गया, ये तो आपने समझ लिया कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स का बना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये कितने छोटे होते हैं? पार्टिकल्स का तो बना होता है पर ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं? इसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे विच इज योर एक्टिविटी 1.2। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? टेक 2 to 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट जो होता है आपका, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं, इट्स फॉर्मूला इज KMnO4। KMnO4, दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट। आपने इस पोटेशियम पर मैग्नेट के 2 या 3 क्रिस्टल ले ली, क्रिस्टल के दाने ले ली। जैसे शुगर के दाने होते हैं वो भी क्रिस्टल होते हैं, उसी तरह से आपने KMnO4 के 2 to 3 क्रिस्टल्स ले लिए। राइट, एंड देन एंड डिजोल्व देम इन 100 ml ऑफ वाटर। उसको आपने 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दिया। 100 ml ऑफ वाटर में क्या कर दिया? डिजोल्व कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पर आप नोटिस करो, यहाँ पे ml लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं मिलीलीटर। तो यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे नोट्स दिया गया है। क्या दिया गया है आपको? दैट SI यूनिट ऑफ मास इज kg। मास की जो SI यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल का मतलब हर पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखो कि मास की अगर हम कॉमन यूनिट की मेजरमेंट देखें कि कॉमनली इसको मास को किस चीज में मेजर किया जाता है, इन टर्म्स ऑफ kg। SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबिक मीटर। बट द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर, और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, एंड 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो है आपको क्या दिया हुआ है? मिलीलीटर। यहाँ पर क्या दिया हुआ? मिलीलीटर। तो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होता है? 1000 मिलीलीटर होते हैं। ये कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में भी इनका यूज होता है। ठीक है, चलें आगे। तो हमने क्या किया? 2 to 3 क्रिस्टल्स ले लिए पोटेशियम पर मैग्नेट के 100 ml ऑफ वाटर में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। देखो आप यहाँ फिगर में समझो, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट
कि आपने एक बीकर में 100 ml ऑफ वाटर ले लिया, फिर आपने इस बीकर में क्या किया, 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 को डाल दिया। 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 को आपने इस बीकर में डाल दिया। जैसे आपने क्रिस्टल्स को इस बीकर में डाला, इसका कलर कैसा हो गया, इसका कलर हो गया पिंक। क्रिस्टल की वैसे 100 ml ऑफ बीकर वाटर, जो 100 ml ऑफ वाटर जो आपने बीकर में डाला था, उसका कलर कैसा हो गया, पिंक, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। अब आपने क्या किया, स्टेप 2 में आते हैं। आपने इस बीकर में से 10 ml ऑफ वाटर एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। ये 10 ml ऑफ वाटर इसमें से निकाल दिया। फिर आपने इसी तरह के एक बीकर में, प्लेन बीकर ऑफ वाटर में, 100 ml ऑफ वाटर में, प्लेन इसी तरह के बीकर में आपने फिर इसको 10 ml ऑफ, ये जो टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर निकाला था पिंक कलर का, इसको इसमें डिसॉल्व कर दिया। आपने देखा अभी भी कलर जो है वाटर का दोबारा पिंक ही हो गया। फिर आपने क्या किया, ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है, ये वाली टेस्ट ट्यूब, ये आपने इसमें से 10 ml ऑफ वाटर निकाला टेस्ट ट्यूब में, जो कि पिंक कलर का था, पहले की तरह नहीं था, थोड़ा लाइट कलर हो गया था, लेकिन था अभी भी पिंक। फिर आपने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब को फिर आपने इसी तरह के बीकर में डाल दिया, प्लेन वाटर बीकर में, 100 ml वाटर। आपने देखा दोबारा वो जो है पिंक कलर शो कर रहा है, लाइट होता जा रहा है कलर, लेकिन कलर अभी भी आ रहा है। करते 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 आप ये देखोगे 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 से अब नियर अबाउट 1000 ml ऑफ वाटर को आप पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। आप ये ऑब्जर्व करोगे 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 कन्वर्ट अप्रोक्सीमेटली 1000 ml ऑफ वाटर इनटू पिंक कलर, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1000 मिलीलीटर ऑफ वाटर जो आपका पिंक कलर में चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि बहुत ही एक क्रिस्टल में ही पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ आपके पार्टिकल्स जो है, आपके मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि छोटे से क्रिस्टल के दाने में पता नहीं कितने जो पार्टिकल्स है मैटर के, कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जिन्होंने 1000 ml ऑफ वाटर अप्रोक्सीमेटली का कलर चेंज कर दिया। तो ये चीज आपको यहाँ बताई गई है। दैट टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। आपने फर्स्ट बीकर में जैसे आपने उसमें आपने 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ KMnO4 को डाला, उसका कलर पिंक हो गया, तो उसमें से आपने 10 ml ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर, उसको आपने एक अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर में डाला, तो 90 ये 10 मिलीलीटर और डाल दिया आपने, वो 100 ml ऑफ वाटर टोटल हो गया। वो 100 ml ऑफ वाटर जो दोबारा पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया। कीप डायल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक दिस 5 to 8 टाइम्स, इसको आप 5 से 8 बार करते जाओ। 10 ml ऑफ वाटर एक टेस्ट ट्यूब से निकालते जाओ और नए फ्रेश 90 ml वाटर में उसको डिसॉल्व करते जाओ। आप देखते जाओगे कलर चेंज होता जाएगा। इज द वाटर स्टिल कलर्ड? यस, इट विल स्टिल कलर्ड। तो आप इससे क्या एस्टिमेशन लगा सकते हो कि एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो आप समझ सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कितने स्मॉल होते हैं। विथ एवरी डायल्यूशन दो द कलर बिकम्स लाइट, इट इज स्टिल विजिबल। कितने 3 और 4 क्रिस्टल के दानों से आपने या क्रिस्टल से आपने नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 1000 ml ऑफ वाटर का जो कलर है आपका वो चेंज हो गया। तो आप देख सकते हो कितने एक क्रिस्टल में कितने छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water, about 1000 liter. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. जो डिवाइड, which keeps on dividing, जैसे कि पहले 100 ml वाटर आपका चेंज हुआ, फिर दोबारा चेंज हुआ, फिर दोबारा चेंज हुआ, तो पार्टिकल्स क्या, विच कीप ऑन डिवाइडिंग। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। आप इसी एक्टिविटी को डेटॉल से भी कर सकते हैं, जैसे लिक्विड डेटॉल जो होता है, आप 2 ml लिक्विड डेटॉल ले लो, उसमें आप क्या देखोगे, द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डायल्यूशन। आप बार बार उसको डायल्यूट करते रहोगे, लेकिन डेटॉल की स्मेल आपको फिर भी आती रहेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल एंड दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। इतने छोटे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। वी कांट सी अ पार्टिकल ऑफ मैटर विद अवर नेकेड आई, इतना छोटा होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि भाई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किसी चीज के बारे में बताना। जैसे हम कहते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन का कैरेक्टर क्या है, कि वो किस तरह का आदमी है, अच्छा है, बुरा है, किस तरह का है। इसी तरह से अब आप बता रहे हो किसका कैरेक्टर, आपको बताना है मैटर का, कि अब आप मैटर के बारे में बता रहे हो कि मैटर कैसे होते हैं।
तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अभी आपने एक एक्टिविटी की थी, आपने क्या लिया था, आपने हाफ बीकर वाटर, हाफ एक बीकर में, बीकर को आपने हाफ फिल किया वाटर से, और उसमें आपने शुगर या सॉल्ट पार्टिकल्स को डाला और उसको स्टीर कर दिया, और आपने देखा कि वो उसमें पूरी तरह से स्टीर हो गया, वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ था, जिससे ये प्रूफ हो गया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। In activity 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol, or potassium permanganate got evenly distributed in water. Got evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, or lemonade, जैसे नींबू पानी वगैरह जब हम बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other, and this shows that there is enough space between particles of matter. Is it clear? ठीक है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए फिर एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है, पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। आप एक अगरबत्ती को रखो अपने क्लास के कॉर्नर में बिना जलाए हुए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। अब उसकी स्मेल के लिए आपको उसके बिल्कुल पास जाना पड़ेगा, तभी आपको उसकी फ्रेग्रेंस आएगी। अब आपने क्या किया, नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक। अब आपने उसको जला दिया। जैसे आपने जला दिया, व्हाट हैपेंस, अब आपको उसके पास नहीं जाना पड़ेगा, आप कहीं भी रूम में बैठे होगे वहां तक आपके पास उसकी स्मेल आ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स है, जैसे आपने उसको आपने लाइट किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया। तो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स से उनका टेम्परेचर बढ़ने की वजह से पार्टिकल्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होता है उनके पार्टिकल्स ऑफ मैटर है काइनेटिक एनर्जी, जिसकी वजह से अब भाई अगर मैं मूव कर रहा हूँ, आप मूव कर रहा हूँ, क्यों मूव कर पाते हैं, और मूवमेंट करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, वी नीड एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी जो होते हैं वो मूव कर रहे हैं। भाई आप क्लास के किसी भी कॉर्नर पे बैठ जाओ, आपके पास इंसेंस स्टिक की स्मेल आ गई, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स मूव करते करते आपके नोस्ट्रिल्स तक आ गए। तो पार्टिकल्स में तो मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट के लिए कौन सी एनर्जी है पार्टिकल्स के पास, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो हुआ क्या कि जैसे आपने इंसेंस स्टिक को लाइट किया, उसको जलाया, आपने आपने उसका टेम्परेचर रेज कर दिया। जैसे टेम्परेचर रेज होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की वो बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से तो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी मूवमेंट्स जो होती है वो भी रेज हो जाती है, मूवमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। और एयर पार्टिकल्स में वो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही स्पीड से डिफ्यूज हो जाते हैं, एंड थ्रू दोस एयर पार्टिकल्स जो वो स्मेल है उसकी इंसेंस स्टिक की, वो आपके नॉस्ट्रिल्स तक आ जाती है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? ठीक है। अगर मैं इसको पिक्चर से एक्सप्लेन करूँ तो आप देख सकते हो कि जैसे आपने इंसेंस स्टिक को जलाया तो क्या हुआ, ये जो इसके पार्टिकल्स थे ये एयर पार्टिकल्स के साथ क्या हो गए, ये डिफ्यूज हो गए, डिफ्यूज हो गए। क्यों डिफ्यूज हो गए? क्योंकि जैसे आपने इसको लाइट किया इसका टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसेंस स्टिक, क्या उनके पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी जो है इंसेंस स्टिक पार्टिकल्स की वो बढ़ गई। पार्टिकल्स में मूवमेंट तेज होगी, मूवमेंट तेज होने की वजह से वो एयर पार्टिकल्स के साथ डिफ्यूज हो गए, और डिफ्यूज होने की वजह से एयर पार्टिकल्स के थ्रू वो जो स्मेल है आपके नॉस्ट्रिल्स तक आ जाती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस? यस वी विल गेट। एक एक्टिविटी और दी हुई है, देखो, टेक 2 ग्लासेस और बीकर फिल्ड विद वाटर। अब 2 ग्लास ले लो या बीकर ले लो, उसको वाटर से फिल कर दो। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली अलोंग द साइड ऑफ द फर्स्ट बीकर। उसमें आप या तो कोई ब्लू इंक डाल दो, उसकी ड्रॉप्स डाल दो कुछ, या रेड इंक की ड्रॉप्स डाल दो। ठीक है। एंड हनी इन द सेम वे इन द सेकंड बीकर, और सेकंड बीकर में आप इसी तरह से हनी की कुछ ड्रॉप्स डाल दो या हनी को डाल दो। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास, और थोड़े टाइम के लिए आप उसको छोड़ दो। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आप देखो क्या दिखेगा, आप ये देखोगे कि जैसे आपने वो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक डाली या हनी को डाला, थोड़े टाइम के बाद देखोगे पूरे ग्लास ऑफ जो पूरा बीकर होगा, ग्लास ऑफ वाटर होगा, वो पूरा का पूरा आपका वो इंक के कलर का ही हो जाएगा। जैसे कि अगर आप रेड कलर की इंक डालोगे तो आप देखोगे पूरा का पूरा कलर जो है वाटर का वो रेड हो जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसका रीजन भी डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो जैसे कि ये ग्लास ऑफ वाटर है, जैसे कि मैं आपको इस चीज को पिक्चर से एक्सप्लेन करता हूँ।
तो आप देख सकते हो इस चीज को, ये देखो, जैसे आपने हनी को डाला ये पूरा का पूरा कलर आपका हनी में कन्वर्ट हो गया इसका। आपने इसमें ये ड्रॉप्स ऑफ इंक डाली, तो जिस कलर की ये ड्रॉप थी उसी कलर का आपका पूरा वाटर हो गया। तो जब आपने ये ड्रॉप ऑफ इंक आपने डाली या हनी को डाला यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या थी, जो कंसंट्रेशन थी वो हाई थी, और वाटर में क्या था, तो हाई कंसंट्रेशन से ये जो पार्टिकल्स है, हनी पार्टिकल्स जो है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर गए, और पूरे उसमें क्या हो गया, स्कैटर हो गए। क्यों? क्योंकि वाटर जो है लिक्विड है, लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और वो स्पेस इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। सेम केस विद द इंक ड्रॉप्स, जैसे आपने यहाँ से इंक की ड्रॉप्स को डाला, यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा था, लो कंसंट्रेशन की तरफ गई, और वाटर पार्टिकल्स के वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में जो स्पेस था उसमें वो क्या हो गया, डिफ्यूज हो गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफ्यूजन जो पूरा का पूरा जो कलर है आपको, वो या तो इंक का दिखाई देगा या हनी का दिखाई देगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो एक चीज, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप, तो जब आप इंक की ड्रॉप डालोगे इमीडिएटली आप क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग अ ड्रॉप ऑफ हनी, तो आप ये देखोगे थोड़े टाइम के बाद पूरा का पूरा जो कलर है वो उसी का हो जाएगा। बिल्कुल हनी आपको पूरे वाटर में दिखाई देगा, उसी तरह से पूरे वाटर में आपको इंक का कलर दिखाई देगा। हाउ मेनी आवर्स और डेज डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द वाटर? इसी तरह से क्या एक्टिविटी देखो और दी गई है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है, यहाँ पर हॉट वाटर, यानी कि अब यहाँ पर जो टेम्परेचर जो है वो आपका बढ़ गया है। एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर, तो आपने क्या किया, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को आपने ग्लास ऑफ हॉट वाटर में डाला, और एक जगह आपने पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को आपने ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर में डाला। देन डू नॉट स्टीर द सॉल्यूशन, आपने उसको स्टीर नहीं करना है। अलाउ द क्रिस्टल टू सेटल एट द बॉटम, अनडिस्टर्ब छोड़ देना है, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाट हैपेंस एज टाइम पासिस, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप क्या, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होगी? व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड? डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर, व्हाई एंड हाउ? तो आप ये देखोगे कि जो आपका कोल्ड वाटर है उसमें जो कलर जो डिजोल्व होगा पोटेशियम परमैंगनेट का, जैसे कि पिंक कलर होता है, तो उसमें जो पिंक कलर आपको दिखाई देगा, यानी कि वाटर का कलर जो पिंक होगा वो बहुत जल्दी हो जाएगा कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। ऐसा क्यों होगा वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। भाई जैसे आप कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर होने की वजह से क्या होगा कि पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो रेज हो जाएगा, जिसमें उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ने की वजह से डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाएगा। तो इंटरमिक्सिंग जो होगी पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स की या पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स की और वाटर के पार्टिकल्स की बहुत जल्दी हो जाएगी, डिफ्यूजन जो होगा बहुत जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। तो ये चीज यहाँ आपको बताई गई है कि यहाँ से आपको क्या आपका कंक्लूजन होगा, तो आप क्या कंक्लूड करोगे, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे टेम्परेचर राइज करता है पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। So we can say that with the increase in temperature, the kinetic energy of the particles also increases. तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की वो भी बढ़ जाएगी। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other, and they do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. तो ये जो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, इसी को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफ्यूजन क्या होता है, तो एक डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन डिफ्यूजन। एक डेफिनेशन ये आप इस तरह से लिख सकते हो कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। समझ में आ रही है बात? ठीक है। We also observe that on heating, diffusion becomes faster. और ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? Because the kinetic energy of particle raise with the increase in temperature and hence rate of diffusion also increases. समझ में आ रहा है? ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब इसको लेके एक एक्टिविटी है आपकी, प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेन्स एज सजेस्टेड। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, the first group should hold each other,
फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इंदू मिशमी डांसर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने क्या कर रखा है, जो मतलब कि एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली जो है पकड़ के रखा हुआ है। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक, बैक से क्या है, एक दूसरे को ऐसे होल्ड कर रखा है इस तरह से, और बहुत ही स्ट्रांगली एक दूसरे को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेकंड ग्रुप की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। अब आपने क्या किया, हैंड को हैंड से ऐसे पकड़ के रखा हुआ, सेकंड ग्रुप ने ऐसे किया हुआ। और थर्ड ग्रुप ने क्या किया, द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप्स, सिर्फ फिंगर टिप्स। सेकंड ग्रुप ने ऐसे किया था, थर्ड ग्रुप ने ऐसे कर रखा, सिर्फ फिंगर टिप्स ऐसे इस तरह से, ठीक है। Now the fourth group of students should run around and try to break the three human chain one by one. अब फोर्थ ग्रुप क्या करेगा कि तीनों ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा टाइटली फ्रॉम द बैक इस तरह से होल्ड कर रखा है, सेकंड ग्रुप ने इस तरह से होल्ड कर रखा है, थर्ड ग्रुप ने ऐसे, फोर्थ ग्रुप क्या कर रहा है, इन सभी की चेन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। into as many small groups as possible. Which groups was the easiest to break and why? तो कौन सा ग्रुप easiest होगा ब्रेक करना और क्यों? तो देखो सिंपल सी बात है, if we consider each student as a particles of matter, then in which group the particles had each other with the maximum force? Obviously फर्स्ट ग्रुप में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इस ग्रुप को, ये जो ह्यूमन बींग्स का जो ग्रुप है, इसको अगर आप पार्टिकल्स की तरह देखो, तो फर्स्ट ग्रुप में आप देखोगे कि जो बैक से उन्होंने जो होल्ड कर रखा है फर्स्ट ग्रुप ने, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर है, जिसकी वजह से उसको ब्रेक करना सबसे ज्यादा मुश्किल होगा। इसी तरह से एक एक्टिविटी दी गई है आपको, टेक एन आयरन नेल, एक आपको कील लेनी है, अ पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा लेना है, एंड अ रबर बैंड, देन ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, उसको वो आप हैमर करो, कट करो या स्ट्रेच करो। In which of the above three substances do you think the particles are held together with greater force? तो किसमें आपको लगता है कि आपको ज्यादा फोर्स लगेगा उसको ब्रेक करने में? ऑब्वियसली आयरन नेल। क्यों? क्योंकि आयरन नेल जो है उसमें जो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ रहा है? ठीक है। एक एक्टिविटी और दी गई है 1.8, इसमें क्या कहा गया है, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, आपको कुछ पानी लेना है कंटेनर में, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स, और आप उसको, यानी कि कोई बकेट ले लो आप पानी की, उसमें आप अगर आप ऐसे हाथ डालोगे तो क्या आपका हाथ अंदर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो स्पेस की वजह से आपकी मूवमेंट होती है। जैसे कि आप एयर में देखो, अब मैं यहाँ पर ऐसे अपना हैंड की मूवमेंट्स कर रहा हूँ, क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि एयर पार्टिकल्स, गैसियस पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो जहां स्पेस होगा वहां आपकी मूवमेंट बहुत ईजिली हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं कोई सॉलिड बॉक्स ले लूं, उसमें मैं अपने हाथ को ऐसे डालूं, क्या वो अंदर जाएगा? वो नहीं जाएगा, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस ही नहीं होगा, और जहां स्पेस नहीं होगा वहां आपका हाथ नहीं जाएगा या वहां मूवमेंट नहीं होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर? यस वी विल। वट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टूगेदर? अब होता क्या है कि जैसे आप हाथ को अंदर डालते हो, पार्टिकल्स को तो आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है, दोबारा वो अपना जो, जैसे आप हाथ को हटाते हो तो दोबारा जो पानी है उसी शेप में आ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जो उनके बीच में, जैसे आपने हैंड को डाला तो पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टर्बेंस होगी क्रिएट, यानी कि आपने ऐसे हाथ को, वो आगे पीछे हो गया, लेकिन दोबारा वो क्या होता है, वो दोबारा गैदर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो कि सॉलिड पार्टिकल्स होता है, जैसे कि सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में स्पेस तो होता है, लेकिन जैसे कि ये सॉलिड पार्टिकल्स है, इनके बीच में नेग्लिजिबल स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये सॉलिड नहीं है, सॉरी, ये लिक्विड पार्टिकल्स है। लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ भी होता है। जो जैसे ये पार्टिकल, जैसे कि मान लो ये थोड़ा सा यहाँ से अलग हो गया, तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगा, लेकिन वो फिर से जुड़ जाएगा, वो फिर से जुड़ जाएगा, बिकॉज देर इज स्टिल वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। The above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them, कि particles of matter के बीच में क्या होता है, force होता है, and this force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another, और ये जो strength होती है वो vary करते रहती है एक पार्टिकल से दूसरे। जैसे कि
सॉलिड में जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लिक्विड में कंपेयर टू द सॉलिड कम होता है, और गैसेस में सबसे ज्यादा कम। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब जितना हमने आज की क्लास में कंसेप्ट किया उस पर बेस आपके ये इंडेक्स क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। आपसे पूछा गया इसमें से मैटर कौन सा है। भाई कोई भी चीज जिसका मास होगा, वॉल्यूम होगा, पार्टिकल्स की बनी होगी, वो मैटर है। सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछा गया चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, एलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो देखो सिंपल सी बात है। सबसे पहले आप आंसर किस तरह से करना है आपको, सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे कि मैटर है क्या। तो आपने कहा कि एनीथिंग दैट हैज मास, कोई भी चीज जिसका एक मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एंड कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और ऑफ आवर फाइव सेंसेस। हमारी जो फाइव सेंसेस होती है उसमें से हम किसी भी सेंस से अगर उसको हम फेल्ट कर पाते हैं, इज कॉल्ड मैटर। देयरफॉर द फॉलोइंग आइटम्स आर मैटर। चेयर आपका मैटर है, पार्टिकल्स की बनी होती है। चेयर एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका एक वॉल्यूम होता है। ठीक है। एयर, एयर में भी पार्टिकल्स होते हैं। एलिमेंट्स, एलिमेंट भी जो मैटर का क्राइटेरिया, जो डेफिनेशन है, उसको फुलफिल करता है। ऐसे ही आपका क्या हो गया यहाँ पे, स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड कोल्ड ड्रिंक, स्मेल ऑफ परफ्यूम एंड कोल्ड ड्रिंक। राइट। ये यहाँ पर एक एरर आ गया है। एक्चुअली ये हैट नहीं था, ये हेट है। अगर ये हैट है, एक बार अपनी बुक में चेक कर लेना, तो ये मैटर है। लेकिन हेट तो एक फीलिंग्स है। ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप बात करो, लव, लव क्या एक फीलिंग है। राइट। तो ये चीजें जो है आपकी मैटर नहीं। तो मैटर में क्या आएगा आपका, चेयर आएगा, एयर आएगा, एलिमेंट, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम, परफ्यूम को भैया जब आप स्प्रे करते हो तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स जो होते हैं फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, यानी कि एयर पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, तभी आपके पूरे रूम में आपको परफ्यूम की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स है तो स्पेस भी ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम भी होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. भैया घर पर जैसे आते हो, मम्मी बहुत ही टेस्टी खाना बना रही होती है और आपको स्मेल आती है। आज तो कढ़ी चावल बने हैं, आज तो राजमा चावल बने हैं, छोले चावल बने हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हॉट फूड होता है उसके काइनेटिक एनर्जी जो होती है, हॉट फूड पार्टिकल्स की यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो रेज हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। खाना गर्म है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से सॉलिड पार्टिकल्स का जो डिफ्यूजन होता है एयर पार्टिकल के साथ बहुत ही स्पीड से होता है, इंक्रीज हो जाता है, और उस एयर पार्टिकल्स के थ्रू जो होती है वो स्मेल आपके नॉस्ट्रिल्स तक आ जाती है। समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है? द स्मेल ऑफ हॉट सीजनिंग फूड रीचेस सेवरल मीटर्स अवे एज द पार्टिकल्स ऑफ हॉट फूड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज हॉट फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, एंड हेंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर, जिसकी वजह से डिफ्यूजन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, एंड देन द पार्टिकल्स ऑफ कोल्ड फूड। क्लियर है क्वेश्चन? इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। एक डाइवर जो होता है स्विमिंग पूल से क्या करता है, जैसे कि आप स्विमिंग पूल में कभी आपने स्विमिंग की हो तो आपने देखा होगा, किसी को करते हुए भी देखा होगा, वो इस तरह से अपने हैंड चलाते हैं और वो पानी को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। तो विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज? इट शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। भाई अगर हाथ ऐसे अंदर जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या है कि इंटरमोलिकुलर स्पेस है। द इंटरमोलिकुलर स्पेस इन लिक्विड इज फेयर इनफ टू लेट द डाइवर पास थ्रू इट। और ये स्पेस इतना होता है, इतना इतना होता है कि डाइवर का जो हाथ है, या और यू कैन से दैट इट इज फेयर इनफ टू लेट द डाइवर पास थ्रू इट, कि वो इजीली इसको कट करके आगे बढ़ जाए। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। वो अभी आपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने एक्टिविटी पर डिस्कस किया। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होता है आर वेरी वेरी स्मॉल, आर वेरी वेरी स्मॉल। इसके लिए कौन सी एक्टिविटी की थी? पोटेशियम परमैंगनेट के आपने 3 to 4 क्रिस्टल्स को लिया था,
बीकर में डाला था और 100 ml बीकर से शुरुआत हुई थी और आपने देखा कि नियर अबाउट 1000 ml बीकर जो है उसका पानी जो है उसको वाटर का कलर जो वो चेंज हो गया था, पिंक कलर में चेंज हो गया था। जिससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत ही छोटे होते हैं। एक क्रिस्टल में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। सेकंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसके लिए हमने कौन सी एक्टिविटी की थी? आपने एक वाटर लिया था, हाफ बीकर ऑफ वाटर लिया था, ठीक है, हाफ वाटर ऑफ बीकर लिया था आपने, उसमें आपने शुगर या सॉल्ट पार्टिकल्स को डाला, स्टिर किया, लेकिन वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ था, जिससे ये प्रूव हुआ था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इसके लिए हमने कौन सी एक्टिविटी की थी? इसके लिए हमने की थी इंसेंस स्टिक वाली एक्टिविटी। आपने उसको लाइट किया, या हमने 2 ग्लास ऑफ वाटर लिया और उसमें हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट को डाला, और आपने जब उसको स्टिर किया तो आपने देखा कि धीरे धीरे, या हनी को लिया था, हनी को लिया था, हनी जो है पूरे उसमें क्या हो गया था, डिजोल्व हो गया था। जब इंक ड्रॉप्स डाली थी पूरे वाटर में डिजोल्व हो गई थी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। आपने आयरन नेल को लिया, रबर को लिया, राइट, उसको आपने हैमरिंग की, तो आपने देखा कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो फोर्स है वो किसका था, आयरन नेल का था। या हमने कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाए थे, 3 और 4 ग्रुप, उस एक्टिविटी से भी हमने प्रूव किया था कि पार्टिकल्स और मैटर जो होता है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। सो दिस इज फॉर टूडेज क्लास। आज की क्लास में हमने क्या समझा, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। फिर हमने समझा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर क्या होता है, मैटर्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, दे हैव स्पेस बिटवीन देम, और हमने 7 to 8 एक्टिविटीज के थ्रू इन सभी चीजों को हमने प्रूव भी किया। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिस इज फॉर टूडेज क्लास। फॉर द रेगुलर नोटिफिकेशन ऑफ माई क्लासेस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल सचिन डेस्टिनेशन क्लासेस। थैंक यू।